भारत की पहली एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी अगर बैंकरप्ट होने की कगार पर आ जाए तो कैसा होगा। एक ऐसी कंपनी जिसके शाहरुख खान और मैसी जैसे एम्बेसडर हो, एक ऐसी कंपनी इसमें हर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, एक ऐसी कंपनी जो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम से लेकर फीफा वर्ल्ड कप तक को स्पॉन्सर कर रही हो, एक ऐसी कंपनी जिसकी 2022 में $22 बिलियन की वैल्यूएशन हो। अगर वो कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर आ जाए तो कैसा होगा। और उस कंपनी का नाम है बायजूस। आज ये कंपनी बायजूस ना तो अपना कर्जा चुका पा रही है, ना ही सैलरी दे पा रही है, ना ही अपने एम्प्लॉइज का पीएफ और सरकार को टीडीएस टाइम पर दे पा रही है। इस कंपनी के पास आज इतना भी रुपया नहीं है कि वह अपने एम्प्लॉइज का एफएनएफ मतलब जो कंपनी को छोड़कर जाना चाहते हैं उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी कर दे। और इसके ऊपर ईडी ने भी नोटिस जारी किया है कि बायजूस के फाउंडर बायजू रविचंद्रन पर फेमा वायोलेशन मतलब फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मैनेजमेंट एक्ट का भी इल्जाम लग चुका है। जिस कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन थी, आज वह कंपनी $3 बिलियन पर पहुंच चुकी है। सीधा 85% की गिरावट। कैसे? ये स्कैम इतना बड़ा है कि इसको हंसल मेहता ने स्कैम सीजन 4 कहा है और प्रदीप के साहा ने तो पूरी की पूरी किताब लिख डाली है जिसका नाम है द लर्निंग ट्रैक, हाउ बायजूस टुक इंडियन एडटेक फॉर अ राइड। So hello namaskar, today we are talking about Byju's, the full story of Byju's from rise to fall. How did it begin to rise and how did it fall? Is there any ploy or a scam? So watch the full video, stay with me till the end. So let's start. देखिए इस पूरी स्टोरी को एक स्टोरी की तरह ही समझते हैं कि एक बच्चा होता है जिसका जन्म 1980 में केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में अजीकोड गांव में होता है। उसके पिता रविंद्रन एक फिजिक्स के टीचर थे और माता शोभना वल्ली एक मैथ की टीचर थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे और वो बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता था, तो पढ़ने का माहौल तो घर में शुरू से ही था और वो बच्चा भी पढ़ने में अच्छा था। फिर वो बच्चा 12th के बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कन्नूर से अपनी बीटेक खत्म करता है, जिसके बाद वो मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में एक सर्विस इंजीनियर की जॉब करता है। अभी यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 2003 में अपनी वैकेशन की छुट्टी पर वो अपने गांव आता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों से मिलता है जो कि कैट की तैयारी कर रहे थे। अब उसके दोस्त उससे बोलने लगे कि यार तूने बीटेक भी कर रखी है, तू इंजीनियर भी है और तू पढ़ने में भी अच्छा है, तो तू हमें पढ़ा दिया कर। तो उसने ही बोल दिया कि चलो यार ठीक है पढ़ा दिया करूंगा। तो वो बच्चा टोटल 10 बच्चों को पढ़ाता है, जिनके साथ साथ खुद भी कैट का फॉर्म भर देता है। और जब रिजल्ट आता है तो खुद का तो नंबर आता ही है, बल्कि उनमें से 4 बच्चों का और का नंबर आता है। और जो खुद के नंबर आते हैं वे आते हैं 100%। इसके बाद उसको यकीन नहीं होता, तो वो दोबारा से चेक करने के लिए अगली बार फिर से कैट का फॉर्म भरता है और फिर से 100% नंबर ले आता है। जिसके बाद बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से इसके पास फोन आने लगते हैं कि हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, हमारे यहाँ से एमबीए कर लो। लेकिन ये बच्चा सबसे मना कर देता है कि ना तो मैं एमबीए कर रहा और ना मैं अपनी जॉब कर रहा। तो अब ये बच्चा 2007 में बायजूस क्लासेस के नाम से एक कोचिंग क्लासेस की शुरुआत करता है, जहां पर शुरू में तो कम ही बच्चे आ रहे थे, लेकिन देखते ही देखते इतने बच्चे आने लग गए कि इसको क्लासेस एक ऑडिटोरियम में लेनी पड़ गई। अब इन्होंने क्लासेस को फ्रीमियम मॉडल पर डिजाइन करना शुरू कर दिया, मतलब पहली क्लास फ्री और अगर तुम्हें वो पसंद आई तो तुम्हें हर सेशन के रुपए देने होंगे, मतलब आगे के सेशंस पेड होंगे। और अगर
10 बच्चे नए आ रहे हैं तो उनमें से 9 बच्चे उस पेड सेशन में इनरोल कर लेते थे। मतलब बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा चल रहा था और लोग भी उन पर दबाकर ट्रस्ट कर रहे थे। अब 2007 से 2009 के बीच ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन 2009 में ये यूपीएससी कोर्स को लॉन्च कर देते हैं और 2011 में ये अपनी वाइफ दिव्या गोकुलनाथ और कुछ बच्चों के साथ एक थिंक एंड लर्न के नाम से एक कॉर्पोरेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही थी, स्पेशल कोर्सेज ऑफर कर रही थी, टेक्स्ट बुक कंटेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, चैप्टर्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़कर वीडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने लगी, टेक्स्ट को मिक्स करके वीडियो एनिमेशन के रूप में दिखाने लगी, जिससे बच्चों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये इंडियन एजुकेशन में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि ये बात 2011 और 12 की है। उस टाइम पर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। अब 2012 में बायजू की मुलाकात मणिपाल ग्रुप के रंजन पाई से होती है, जहां पर रंजन पाई उनको देखते हैं कि यार ये तो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी उनको ध्यान से सुन रहे हैं। जिसके बाद रंजन पाई और बायजू की मीटिंग होती है और रंजन पाई उनकी कंपनी में 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त होती है कि बायजू को डिजिटल जाना होगा। इसलिए 3 साल बाद बायजू रविचंद्रन एक ऐप को लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है बायजूस द लर्निंग ऐप। शुरू में तो ये 4th क्लास से 12th क्लास तक एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन बाद में देखते देखते इंडिया के टॉप एग्जाम्स जैसे IIT, जेईई, नीट, कैट, यूपीएससी एग्जाम्स और इंटरनेशनल एग्जाम्स जैसे GRE और GMAT की भी तैयारी कराने लग गए। जून 2015 में ये कंपनी सुखोया कैपिटल इंडिया से $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उठाती है और अगले साल $50 मिलियन रेज करती है चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव से। एंड बायजूस वाज द फर्स्ट कंपनी हु रेज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव। और 2019 तक ये कंपनी टोटल $785 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उठाती है, जिसमें टेंसेंट, सोफिना, लाइटस्पीड वेंचर, IFC और जनरल एटलांटिक जैसी कंपनीज थी। अब बायजूस के पास अंधा रुपया आ रहा था और लोग भी उन पर अंधा होकर रुपए लगा रहे थे। अब शाहरुख खान को वे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं, जिसके बाद 2017 में खुद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बायजूस पर केस स्टडी करता है कि किस तरह से बायजूस लर्निंग इकोसिस्टम पर इंपैक्ट डाल रहा है। उस टाइम पर बायजूस का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं था और रुपया कमाना नहीं था, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बदलना था। जिसके बाद 2018 के एंड में बायजूस भारत की पहली एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी बनती है। मतलब जिस कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो। और जून 2020 में मैरी मिकर्स बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट के बाद ये कंपनी डेकाकॉर्न कंपनी बन जाती है। मतलब जिस कंपनी का वैल्यूएशन $10.5 बिलियन से ज्यादा हो। जिसके बाद ये सितंबर 2020 में ओप्पो को रिप्लेस करके इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करते हैं। फिर आता है कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि इन एडटेक कंपनीज के लिए बहुत ही बड़ा अवसर था, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो बंद थे और बच्चे भी घर पर कैद थे। आखिरकार पढ़े तो पढ़े कहां से? तो ये एडटेक कंपनीज कहती हैं कि कोई बात नहीं, हम आपको घर बैठे बैठे पढ़ाएंगे। जहां पर शुरू में तो ये फ्री एक्सेस दे रहे थे कि आओ हमसे पढ़ो, हम आपको पढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी NEP को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन पर था। और ये सारी कंपनीज भी
इस रेस में इस तरह से कूद पड़ी कि कुछ कह भी नहीं सकते। यहाँ पर किसी को भी कुछ सोचने या आराम करने का टाइम नहीं था और इन्वेस्टर्स भी इन कंपनीज में अंधा होकर रुपए लगा रहे थे। इस एडटेक सेक्टर को अप्रैल 2020 से मई 2022 के बीच टोटल $6.65 बिलियन की फंडिंग मिली वेंचर कैपिटलिस्ट से, जिसमें से आधी फंडिंग मतलब $3.3 बिलियन की फंडिंग सिर्फ और सिर्फ बायजूस द लर्निंग ऐप को मिली। इतना बड़ा नाम था इस कंपनी का, जिसके बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन दुगनी नहीं तिगनी हो गई और ये कंपनी $22 बिलियन पर पहुंच गई। अब यहाँ पर बायजू अलग अलग कंपनीज को खरीदने लगे, जैसे हायर एजुकेशन प्लेटफॉर्म ग्रेट लर्निंग, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट आकाश, कोडिंग प्लेटफॉर्म व्हाइट हैट जूनियर, टॉपर और भी जैसे एपिक, टिनकर, स्कॉलर, ग्रेडअप, हुडेट एंड ओसमो एंड वगैरह। और यहीं पर दिक्कत आ जाती है क्योंकि बायजूस को बहुत जल्द बहुत ज्यादा मिल गया, बहुत ज्यादा नहीं अंधा ज्यादा मिल गया और इसकी ग्रोथ के साथ साथ इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन भी उतनी ज्यादा होने लगी, क्योंकि जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम भी होना चाहिए, जिससे कंपनी पर लोड बहुत ज्यादा आने लगा। और सबसे ज्यादा लोड पड़ा कंपनी के वर्कर्स पर, क्योंकि पूरा दिन काम काम काम, जिसका असर कंपनी के अकाउंट्स पर भी दिखने लगा, क्योंकि जितना इन्वेस्टर्स उस कंपनी पर इन्वेस्ट कर रहे थे उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे थे, कम हो गए, आ रहे थे, लेकिन जितना रुपया लगा हुआ था कंपनी पर उसके कंपैरिजन में कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंपनी में प्रॉब्लम्स या दिक्कतें नहीं थी, दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी और वो ठीक भी हो सकती थी, मगर अंधी ग्रोथ, अंधा पैसा और ऊपर से लोड में उन सारी प्रॉब्लम्स का रायता बन गया, जिसकी वजह से कंपनी के वर्कर्स, कंपनी की गंदी वर्किंग कंडीशन, बॉस की एब्यूजेबल बातें जो सहन ना हो और उल्टे सीधे टारगेट्स देना जैसी शिकायत करने लगे, जिससे कंपनी की अंदर की बातें बाहर आने लगी। और कुछ पब्लिकेशंस भी इसको पब्लिश करने लगे कि कैसे बायजूस के सेल्स पर्सन पेरेंट्स पर दबाव डालते थे और उन्हें कन्विंस करते थे कि लोन लेकर पेड कोर्सेज ले लें और डिस्काउंट देने का वादा करते थे, पर कभी डिस्काउंट मिलता नहीं था, जिसकी वजह से पेरेंट्स डेब्ट ट्रैप में फंस गए कि पहले लोन लिया, पेड कोर्सेज लिया, अब आगे की फीस कहां से भरेंगे और बैंक को रुपए कहां से उल्टे लौटाएंगे। लेकिन फिर बाद में ये कंपनी बायजूस खुद अपना कर्जा नहीं लौटा पाई, क्योंकि कोविड खत्म हो गया, स्कूल कॉलेजेस फिर से खुल गए और ये बच्चे भी स्कूल जाने लगे। इन एडटेक कंपनीज को लगा था कि ऑनलाइन लर्निंग ऑफलाइन लर्निंग को रिप्लेस कर देगा, बट ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टर्स उन्होंने इस कंपनी पर रुपया लगाया था फिर दबाव बनाने लगे और इन कंपनीज पर इन्वेस्ट ना करके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से इन कंपनीज को और रुपए की जरूरत पड़ने लगी, पर कोई इन पर इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि रिजल्ट्स तो आ ही नहीं रहे थे और रिजल्ट्स आएंगे भी कहां से, क्योंकि बच्चे ही नहीं पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लगी। क्योंकि 2020 और 21 में कंपनी का रेवेन्यू 2400 करोड़ था, जो कि बहुत ज्यादा है, पर कंपनी का नेट लॉस भी 4588 करोड़ था। अब 31 मार्च 2021 के बाद कंपनी ने अपना फाइनेंशियल डाटा रिवील करने से ही मना कर दिया कि हम अब से अपना फाइनेंशियल डाटा रिवील नहीं करेंगे और 33 महीनों तक हम इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए और कुछ भी नहीं जान पाए। मतलब साफ पता चलता है कि कंपनी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और दिक्कतें पहले से ही थी,
बायजू लगातार कंपनीज को एक्वायर कर रहे थे। प्रॉफिट लॉस, कंपनी को कैसे चलाएंगे, किसी से कुछ मतलब नहीं था। और जो कंपनीज पहले से खरीद ली हैं, जो लॉस में हैं, उन्हें कैसे प्रॉफिट में लाएंगे, उनके लिए भी तो रुपया चाहिए और उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, और वो लोन भी तो कोई दे। जिसकी वजह से बायजूस यूएस से नवंबर 2021 में इन कंपनीज को चलाने के लिए $1.2 बिलियन का लोन लेती है, जो कि उस टाइम तक एशियन कंट्रीज में सबसे बड़ा लोन था। अब जितना बड़ा लोन होगा उतनी ही बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, बट ये टर्म्स एंड कंडीशंस बायजूस के द्वारा फुलफिल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बायजूस पर यूएस में 3 अलग अलग कोर्ट में केस चल रहा है। बायजूस इंटरेस्ट पेमेंट देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लेंडर्स, इन्वेस्टर्स कोर्ट के द्वारा बायजूस अल्फा को सीज करा देते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा लोन लिया गया था। और यहीं से बायजूस खत्म होना सा शुरू हो गया। और अभी भी जहां पर कंपनी को संभालने की, सभी को एक साथ काम करने की जरूरत थी, ये लोग बस रुपया कमाने में लगे रहे। अब यहाँ पर बायजू रविचंद्रन, उनका भाई रिजू रविचंद्रन और उनकी वाइफ दिव्या गोकुलनाथ कंपनी के शेयर्स को बेच देते हैं और $400 मिलियन रुपए कमा लेते हैं। बेसिकली शेयर्स को बेचना एक कॉमन बात है, लेकिन ये जो शेयर्स बेचे गए, ये फाउंडर्स की टोटल इक्विटी का 25% था। और इतना बड़ा शेयर कभी भी नहीं बेचा जाता, वो भी तब जब कंपनी डाउनफॉल में जा रही हो। एक तरफ तो वर्कर्स जोर लगा रहे हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं कि कंपनी बच जाए, और ये लोग सिर्फ रुपया कमाने में लगे हैं कि बस रुपया आ जाए। और अभी एक एजुकेशनल इन्वेस्टर ग्रुप प्रोसेस ने एक आर्टिकल रिलीज किया है, जिसमें उसने कहा है कि जिस कंपनी की वैल्यूएशन 1 साल पहले $22 बिलियन थी, आज उस कंपनी की वैल्यूएशन $3 बिलियन से भी नीचे जा चुकी है, सीधा 85% की गिरावट। और इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की ईडी ने बायजूस पर फेमा वायलेशन, मतलब फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मैनेजमेंट एक्ट का भी आरोप लगाया है, जिसमें बायजूस पर 9,000 करोड़ का आरोप लगा है। और इसके साथ साथ बीसीसीआई ने भी आरोप लगाया है कि बायजूस ने भी अभी तक हमारी पेमेंट नहीं करी है, क्योंकि इसने इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया था। और इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना मतलब पेमेंट तो बड़ी ही होगी। अब बायजूस के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह अपने एम्प्लॉइज की सैलरी, पीएफ, एफएनएफ और सरकार को टीडीएस टाइम पर दे पाए, जिसकी वजह से बायजूस ने डिसाइड किया है कि वह अपने एसेट्स को बेचेंगे, जो कि उन्होंने कोविड के टाइम पर खरीदे थे, पर वो तो बहुत महंगे खरीदे थे और आज तो उनकी कुछ भी कीमत नहीं है, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज की सैलरी देने के लिए बायजूस के फाउंडर बायजू रविचंद्रन ने डिसाइड किया है कि वह अपने दोनों घरों को बेचेंगे और मार्केट से रुपए को बोरो करेंगे। बट दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक स्टोरी एंड नो वन बिलीव ऑन इट, क्योंकि इन्होंने पेरेंट्स के साथ खिलवाड़ किया है और उनके साथ मजाक किया है और उनको डेब्ट ट्रैप में फंसाया है। और ये 2022 से 5,000 एम्प्लॉइज को फायर कर चुके हैं और अब ये इंडिया में भी नहीं है, पता नहीं कहां मौज ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कंपनीज के शेयर्स को तो बेच दिया और उससे $400 मिलियन रुपए कमा भी लिए। अब इन्हें क्या ही जरूरत पड़ रही है इंडिया में आने की। अब यहाँ लास्टली बात आती है कि ये कंपनी बचेगी या नहीं, तो देखो इसका तो आंसर टाइम बताएगा। पर अगर हम रियलिटी देखें तो अगर ये ऐसे 10 घर भी बेच दें और उनके साथ खुद भी बिक जाए, तब भी इस कंपनी को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो आप कमेंट्स में बताना
कि आप में से किस किस को इन्होंने ठगा है. So that's all. I hope you like the video, and if you like the video, then do not forget to like, comment, share and subscribe the channel. आप भूल जाते हो तो प्लीज भूलिएगा मत. So thank you and thanks for watching.